नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस पर महत्वपूर्ण साबित होंगे, है ना। इससे पहले हमने कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको अभी आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है। बढ़िया क्वेश्चन है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का कि स्टार्च का, है ना। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, वसा, प्रोटीन, विटामिन और स्टार्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी स्टार्च, है ना। तो लार है स्टार्च के पाचन में मदद करती है ना। लार है जो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। और ये स्टार्च क्या होता है? तो ये क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है जी? ये क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे लार के द्वारा, है ना, हमारे लार के द्वारा भोजन के कौन से घटक का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। सबलिंगुअल, पहला हो जाएगा सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी, है ना। और तीसरा हो जाएगा जी, तीसरा हो जाएगा पैरोटिड। तीसरा क्या हो जाएगा? पैरोटिड। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन तीनों प्रकार के लार ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार की एंजाइम का, है ना, एक एंजाइम का क्या होता है? स्त्रावन होता है, सिक्रेशन होता है। एंजाइम का स्त्रावन होता है। ये भी मैं एंजाइम का नाम बताऊंगा, ये भी आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस लार ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम का स्त्रावन होता है आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, या इसी को ही एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन या एमाइलेज हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज। और दूसरा क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम, है ना। अब ये जो टाइलिन या एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है, ठीक है, ये टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम क्या करता है? ये ना स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। अर्थात किसका पाचन करता है जी? स्टार्च का पाचन करता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और देखो, लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम पाया जाता है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। तो हमारे इस पहले एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी स्टार्च, है ना। और यहां एक और टर्म आया, देखो, पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन अर्थात क्या होता है? भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का, है ना। ध्यान रखना, पाचन किसे कहेंगे? तो भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का, है ना, भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का किसमें? छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल में। ध्यान रखना, छोटे मॉलिक्यूल में क्या होता है? कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं? चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऑप्शन दिए गए, ए है अमाशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत और डी हो जाएगा मुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मुख हो जाएगा, ठीक है। अब भी मैंने क्या बताया कि मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है और वही लार ग्रंथि किसका पाचन करती है? आपके कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पाचन मतलब क्या होता है? पाचन मतलब भोजन के, ठीक है, पाचन मतलब भोजन के बड़े अणुओं का या बड़े मॉलिक्यूल का, है ना, भोजन के बड़े अणुओं का किस में कन्वर्ट होना जी? छोटे अणुओं में टूटना, ठीक है, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। और देखो, हमारे मुख में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दांत क्या करता है? भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है ना। एक प्रकार से क्या हो रहा है? तो पाचन वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग लार की बात करें तो लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस सभी ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया, सर्वाधिक या अंतिम रूप से पाचन की प्रक्रिया कहां होता है? तो छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वाधिक या अंतिम रूप से कहां पचाया जाता है भोजन को? तो आपको ध्यान रखना है, छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को अंतिम रूप से पचाया जाता है। समझ में आ गया? और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में खनिज लवण एवं पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? खनिज लवण एवं पानी का अवशोषण होता है। और अमाशय के बारे में सबको पता होगा,
अमाशय हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अम्लीय माध्यम होता है जहां HCl भरा होता है। अमाशय में क्या भरा होता है जी? HCl भरा होता है, ठीक है। ये HCl क्या करता है? जितने भी जो हानिकारक जो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उसको मारने का काम करता है। HCl क्या करता है? उसको मारने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होता है? मुख से शुरू हो जाता है। मुख में दांत पाया जाता है, मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो किसका? भोजन के महत्वपूर्ण घटक, है ना। जैसे मैं लाल ग्रंथि की बात करूं तो लाल ग्रंथि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, और दांत क्या करती है? भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, है ना। ये दूसरे तक समझ आ गया आप लोग को। चलो तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे पूर्ण रस के नाम से जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। लीवर का रस, ये भी आपके व्यापक एग्जाम में पूछा गया जी, है ना। निम्न में से किसे पूर्ण रस के नाम से जाना जाता है? लीवर का रस, अमाशय का रस, अग्नाशय का रस, और इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय का रस, ठीक है। अग्नाशय, पैंक्रियाट, है ना। तो अग्नाशय के रस को क्या बोलते हैं? पूर्ण रस कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है इसके पीछे भी देखते हैं, ठीक है। देखो, अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, लेकिन अमाशय में भोजन के पाचन करने के लिए मुख्य रूप से 3 एंजाइम मिलते हैं अमाशय में। मैं अभी अमाशय की बात कर रहा हूं ना। अमाशय में भोजन को पाचन करने के लिए 3 एंजाइम मिलते हैं। पेप्सिन हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन है ना। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये तीनों कहां पाया जाता है? ये आपके स्टमक में अर्थात अमाशय में पाया जाता है ना। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखना, पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन, है ना। रेनिन क्या करता है जी? बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है ना। अब देखो, भोजन के देखा जाए तो भोजन के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, देखा जाए तो, है ना। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, आपका वसा हो जाएगा, और प्रोटीन हो जाएगा। इन तीनों को भोजन के मुख्य घटक में इंक्लूड किया जाता है, अर्थात इन तीनों को भोजन का मुख्य घटक कहा जाता है। तो अब देखो, हमारे अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है ना, और वसा का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग अमाशय के रस को पूर्ण रस नहीं कहते हैं। लेकिन बात करें किसका? अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय रस से कौन कौन सा एंजाइम का स्त्राव होता है? ध्यान रखना है। अग्नाशय रस से होता है ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन, और एमाइलेज हो जाएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, और तीसरा हो जाएगा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इन तीनों एंजाइमों का स्त्रावन कहां से होता है? आपके अग्नाशय से होता है ना। और ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है। एमाइलेज किसका करता है? एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका करता है जी? वसा का करता है। अब यहां देखो, अग्नाशय में क्या है? भोजन के तीनों घटकों का पाचन हुआ, इसीलिए अग्नाशय रस को क्या कहा जाता है जी? पूर्ण रस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भोजन के तीनों घटकों का अर्थात कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन तीनों का पाचन हो रहा है। और इसको पाचन करने के लिए यहाँ 3 एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। और अग्नाशय के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों? क्योंकि अग्नाशय से आपका एंजाइम का भी स्त्रावन होता है, और अग्नाशय से आपका हार्मोन का भी स्त्रावन होता है, ठीक है। अग्नाशय से आपका एंजाइम का भी स्त्रावन होता है और हार्मोन का भी स्त्रावन होता है। अब एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है? किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है। लेकिन हार्मोन क्या है? वो अंग को सक्रिय करता है ना। तो ये क्या है? एंजाइम और हार्मोन में क्या है? सामान्य तौर पर क्या है? मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना है। एंजाइम है किसी अभिक्रिया को सक्रिय करेगा, और हार्मोन किसी अंग को सक्रिय करता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, अग्नाशय ग्रंथि को, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम का भी स्त्रावन होता है और हार्मोन का। देखो, एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज बता दिया, है ना। और हार्मोन के रूप में ध्यान रखना, हार्मोन के रूप में यहाँ होता है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ध्यान रखना, हार्मोन के रूप में यहाँ से कौन कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? ग्लूकेगॉन, ठीक है। ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। और दूसरा को ध्यान रखना इंसुलिन, ठीक है। ये जो इंसुलिन है जी, ये आपके एसए पे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि इंसुलिन हार्मोन के स्रावन कहां से होता है? तो हमारे अग्नाशय से होता है। समझ में आ गया? अग्नाशय में 2 सेल होता है, कुछ सेल पाए जाते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, जिसमें से अल्फा सेल से क्या होता है? अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन के स्रावन होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन के स्रावन होता है, ठीक है। और ये इंसुलिन का मेजर फंक्शन क्या होता है? ये जो इंसुलिन है ना, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है
है ना। इंसुलिन क्या करता है, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर सपोज नहीं करेगा तो हमारे रक्त में किसका, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी जी, मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा, ठीक है, डायबिटीज। इसीलिए ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में या रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय का रस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। देखते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, पहले दिया गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थिर उग्रता, ठीक है, ये दिया गया है। दूसरा नियासिन, नियासिन की कमी से पैलेग्रा, ये भी दिया गया है। तीसरा साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से एनीमिया दिया गया है। और चौथा राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से बेरी-बेरी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज जानते हैं कि आखिर विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या होता है, ये भोजन का गौण घटक होता है। मतलब विटामिन से हमको ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता। जिस घटक से प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग मुख्य घटक कहते हैं, लेकिन विटामिन क्या है, गौण घटक है, हमको एनर्जी इनडायरेक्टली प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पास दिया गया है, विटामिन का नाम दिया गया है, उससे होने वाले रोग, उससे कमी से होने वाले रोग का नाम दिया गया है। तो कौन सा पेयर सुमेलित नहीं, इसको देखना है। तो ध्यान रखना है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन का केमिकल नाम है, तो विटामिन डी का। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी किसके लिए बहुत सहायक होता है, तो आपकी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, है ना। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है अस्थिर उग्रता आएगा, मतलब हड्डी से संबंधित समस्या आएगा। तो पहला तो आपका सही है, क्लियर है। नियासिन, नियासिन कौन से विटामिन का नाम है, ध्यान रखना है, ये विटामिन B3 का नाम है, ठीक है। ये विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है, नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा नामक रोग होता है, ये भी सही है ना। विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा नामक रोग होता है, ध्यान रखना है, क्लियर है। और इस पैलेग्रा नामक रोग में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, एक प्रकार से स्किन से रिलेटेड रोग है ना, ये ध्यान रखना। तो ये भी करेक्ट है। साइनोकोबालामिन, है ना, ये विटामिन B12 है। ये किसका नाम है, केमिकल नाम किसका कहते हैं, विटामिन B12 का, है ना। विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये भी आपके व्यापम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो साइनोकोबालामिन अर्थात विटामिन B12 में। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, सही बात है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गया तो आपके शरीर में ब्लड कम बनेगा, है ना। तो ब्लड कम रहेगा तो जाहिर सी बात है एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया मतलब वो क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। उसके बाद देखो राइबोफ्लेविन, है ना। राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का केमिकल नाम है, विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो लेकिन ध्यान रखना, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, ध्यान रखना, किलोसिस, किलोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। ये किलोसिस में क्या होता है, जीभ में बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, छाले आ जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं किलोसिस रोग। लेकिन ये दिया है कि राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी बेरी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जबकि बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है जी, विटामिन B1 अर्थात थाइमिन, ठीक है, अर्थात थाइमिन की कमी से, अर्थात विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो ये दिए गए राइबोफ्लेविन में बेरी बेरी, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को पता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सी फंक ने किया था। किसने किया था, सी फंक ने किया था। कब किया था, 1912 में किया था, ठीक है। और विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर अर्थात सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा जी वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के, कीड़ा याद रखना, कीड़ा ऐसे कीड़ा, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन बी और सी। समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा वसा में घुलनशील होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से अस्थिर उग्रता, है ना, हड्डियों से संबंधित समस्या आता है। और ध्यान रखना, विटामिन डी की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाता है तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है, ठीक है। अर्थात इन दोनों डिजीज में क्या होता है, शरीर का अच्छे से विकास नहीं हो पाता। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल की अगर कमी होता है अर्थात विटामिन ई की कमी होता है तो एक तो स्किन से रिलेटेड डिजीज होते ही हैं, साथ ही साथ पुरुषों में नपुंसकता आता है और महिलाओं में बांझपन आ जाता है, ये ध्यान रखना है। और विटामिन के, है ना, विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3 आपको ध्यान रखना है। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, स्कार्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से त्वचा संबंधित रोग या स्कर्वी रोग होता है, इस सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। अब भी मैंने बताया आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग, है ना। और वही विटामिन सी
ये जो विटामिन सी है ना, जो खट्टे फलों में अर्थात सिट्रस फ्रूट में, ठीक है, सिट्रस फ्रूट अर्थात खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा विटामिन, विटामिन सी, है ना। और इस विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखना है स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग, या हम लोग बोल सकते हैं स्किन से रिलेटेड रोग, है ना। स्किन से रिलेटेड जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है ना, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, देखना है केमिकल नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा जी, इस विटामिन का केमिकल नाम हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त के थक्का बनाने में किस विटामिन की जरूरत होती है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को, विटामिन डी, ए, सी और के, है ना। तो ध्यान रखना है विटामिन के, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, जिसका केमिकल नाम क्या है जी, फिलोक्विनोन, जिसका केमिकल नाम क्या है, फिलोक्विनोन, है ना। तो यही विटामिन के है, वो रक्त के थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये ब्लड का क्लॉटिंग नहीं करेगा तो हमारे शरीर से ब्लडिंग होता ही रहेगा, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगा, जिससे हमको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा ना। तो ब्लड का फ्लो मत हो करके क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, अर्थात ब्लड का थक्का जम जाता है, और उसके लिए सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से मैंने बताया था, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, है ना। और इसी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है ना। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया। इन दोनों केस में क्या होता है, बच्चे और वयस्कों इन दोनों के शरीर है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, बताया था आप लोग को, है ना। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग या त्वचा संबंधित रोग होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रक्त के थक्का बनाने में किस विटामिन की जरूरत होती है, तो विटामिन के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, है ना। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कहलाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया डेंटाइन, इनेमल, हड्डी और नाखून, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो कहां पाया जाता है, इनेमल कहां पाया जाता है जी, दांत में पाया जाता है, ठीक है। ये दांत, आप लोग दांत की स्ट्रक्चर देखोगे, ये दांत हो गया, तो दांत का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, इसी को क्या बोलते हैं जी, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। और यही इनेमल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इनेमल। क्या कहलाता है, इनेमल। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके व्यापक एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। और डेंटाइन किसे कहते हैं, तो नीचे जो संरचना रहता है, नीचे में जो संरचना पाया जाता है उसको डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटाइन, ठीक है। ये चलिए, और दांत का मेजर फंक्शन क्या होता है, दांत है चीजों को काटने का काम करता है, भोजन के बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है दांत, है ना। एक सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो दांत की टोटल संख्या 32 होता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। तो अगर मैं स्थायी दांत या परमानेंट टीथ की बात करूं, है ना, दांत को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, ठीक है। स्थायी दांत हो जाएगा और अस्थायी दांत हो जाएगा, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, जिसमें से स्थायी दांत की संख्या टोटल 32 है। मतलब टोटल सभी 32 दांतों को आपके परमानेंट टीथ में लिया जाता है, लेकिन अगर अस्थायी दांत की संख्या कितना है, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आएगा जी। इसी को अस्थायी दांत को टेम्पररी टीथ बोलते हैं, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी टीथ, या इसी को ही मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दूध के दांत, अर्थात मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो 20 दांत होते हैं वो एक बार टूटने के बाद पुनः वापस आ जाते हैं, इसलिए इसको दूध के दांत भी बोला जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से दांत सूत्र है। ये भी आपके व्यापक एग्जाम पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दांत सूत्र है। देखो 2213 डिवाइड बाय 2213, 2123 डिवाइड बाय 2123, 3221 डिवाइड बाय 3221 और 1213 डिवाइड बाय 1213। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2123 डिवाइड बाय 2123, है ना। तो दंत सूत्र या टीथ फार्मूला क्या होता है, टीथ फार्मूला, दंत फार्मूला क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, 2123 डिवाइड बाय 2123, जिसमें से 2 है वो नंबर ऑफ इंसाइजर को बताता है, 1 है नंबर ऑफ केनाइन को बताता है, 2 है नंबर ऑफ मोलर को बताता है और 3 है नंबर ऑफ प्रीमोलर को बताता है, ठीक है। ये सॉरी
2 है नंबर ऑफ इंसाइजर, 1 नंबर ऑफ किनाइन, और 2 है वो प्री मोलर को बताता है ना, और जो 3 है वो नंबर ऑफ मोलर को बताता है ना। हमारे देखा जाए तो हमारे मुख में टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। फंक्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा? इंसाइजर हो जाएगा, इंसाइजर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? केनाइन हो जाएगा, इंसाइजर केनाइन, और तीसरा क्या हो जाएगा? प्री मोलर, और चौथा क्या हो जाएगा जी? मोलर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मोलर। ठीक है, तो ये जो 2 1 2 3 ये क्या दर्शा रहा है? 2 है नंबर ऑफ इंसाइजर को, 1 नंबर ऑफ केनाइन को, और 2 है नंबर ऑफ प्री मोलर को, और 3 है नंबर ऑफ मोलर को दर्शा रहा है। समझ में आ गया? अगर मैं देखो ये अगर मुख की बात करूं तो मैं ऊपर वाले हिस्सा को ले रहा हूं, ये वाला हिस्सा को मैं ले रहा हूं, तो जो 2 है ना, पहले कि 2 हो जाएगा। ये क्या किसको बताएंगे? इंसाइजर को बताएंगे। उसके बाद 1, ठीक है, ये जो 1 एक दांत है केनाइन को बताएगा। फिर 2, ये 2 दांत है वो प्री मोलर को बताएगा। किसको? प्री मोलर को। फिर 3 दांत है वो किसको बताएगा? मोलर को बताएगा। तो एक तरफ हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस भाग में 8 दांत हो गया, वैसे इस भाग में भी 8 दांत होगा, इस भाग में भी 8 दांत होगा, इस भाग में भी 8 दांत होगा। तो टोटल मिला कितना हो जाता है जी? 32 हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है? 32, है ना। तो ध्यान रखना टिप्स फॉर्मूला क्या है? तो 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, जिसमें से 2 नंबर ऑफ इंसाइजर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 नंबर ऑफ केनाइन, और 2 नंबर ऑफ प्री मोलर, और 3 नंबर ऑफ मोलर को शो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आपके व्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है जी। ठीक है, मैंने उस सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और जनरली क्या होता है इन सभी सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सबसे ना जो क्वेश्चन आते हैं जनरली रिपीट भी होते हैं, है ना, रिपीट होते हैं अधिकतर देखे जाते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है? सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज क्या है? ध्यान रखना है, लैक्टोज क्या हो जाएगा? लैक्टोज। लैक्टोज क्या हो जाएगा? दूध में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, है ना। दूध में मिलने वाला क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है? दूध में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगर पूछेगा कि दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोटीन की बात करें तो ध्यान रखना है क्या? कैसिन। ठीक है, कैसिन नामक प्रोटीन है वो किसमें मिलता है? दूध में मिलता है। किसमें मिलता है? दूध में मिलता है। इसी पे कैसिन नामक प्रोटीन का दूध का हल्का पीला रंग आता है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है, चलिए साथ ही साथ और कुछ ध्यान रखना है आपको, जैसे कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन मिलता है जी? हड्डी में मिलता है ओशिन प्रोटीन मिलता है ना। हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन मिलता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, हमारे मसल्स में अर्थात मांसपेशी में, हमारे मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो एक्टिन हो जाएगा, एक्टिन, है ना, एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। एक्टिन हो जाएगा, मायोसिन हो जाएगा, और मायोग्लोबिन ये मिलता है। और आपको ध्यान रखना है हमारे त्वचा और बालों में, हमारे त्वचा और बालों में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है हमारे त्वचा और बालों में कीरेटिन नामक प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है? कीरेटिन नामक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो इन सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। कीरेटिन, चलिए समझ में आ गया? तो हमारा 9 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। केरेटिन, कई बुक में केरेटिन भी लिखा होता है जी, केरेटिन, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, तो हमारे 9 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? मैंने डिस्कस भी कर दिया है, वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम क्या है? ध्यान रखना, एंजाइम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या करता है? एंजाइम है, ये अभिक्रिया को, ठीक है, ये किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है। अभिक्रिया को क्या करता है जी? सक्रिय करता है। ठीक है, ये एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और ये किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है, अर्थात अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक विशेष प्रकार का जैव उत्प्रेरक है जो प्रोटीन से बना होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। समझ में आ गया? क्लियर है? और अगर पूछेगा कि हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन है वो अंग को सक्रिय करता है, लेकिन एंजाइम है वो किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है। तो हमारे 10वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम एक प्रकार से क्या है? प्रोटीन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैंने क्लास से पूरा कराया हुआ है ना। अगर जिसने अच्छे से क्लास पूरा अटेंड किए होंगे, डेफिनेटली वो हर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे, है ना। तो आपको क्लास में जो भी कराया जाए तो उसको अच्छे से रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। देखो, तो मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, ट्रिप्सिन तो है, अग्नाशय में स्रावित होता है, मैंने बताया था। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है, ये तो पाचक एंजाइम है ही। लेकिन और टाइलिन कहां पाया जाता है? हमारे लाल ग्रंथियों में टाइलिन एमाइलेज बताया था, जो किसको सुक्रोज को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो टाइलिन भी एक प्रकार का एंजाइम है, सही बात है। पेप्सिन कहां पाया जाता है? आपके अमाशय में पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है? पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखना। और टाइलिन एमाइलेज ये किसका करता है? ये करता है
स्टार्च अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किससे करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना। लेकिन जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन एक प्रकार का क्या है जी? एक प्रकार का ये हार्मोन है, ये पाचक एंजाइम नहीं है, एक प्रकार का गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। जो अमाशय में एक सेल पाया जाता है, जी सेल, है ना। अमाशय में, हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में एक सेल पाया जाता है, जी सेल। इसी जी सेल में बनता है क्या? तो गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन क्या करता है? ये गैस्ट्रिन अम्ल के स्त्रावन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें से ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन तीनों क्या है? एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 12वां क्वेश्चन में। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, चलिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आ गए। मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनाओं का उसकी लंबाई के आधार पर सही क्रम क्या है? जेजुनम, इलियम, डियोडिनम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, इलियम, जेजुनम, डियोडिनम और इलियम, डियोडिनम, जेजुनम। ठीक है, तो आपको लंबाई के आधार पर व्यवस्थित करना है कि किसकी लंबाई सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा है ना। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। एक ट्रिक याद रखना है, डीजेआई एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है। डी से हो जाएगा डियोडिनम। ठीक है, डियोडिनम, ये भी आपके सीजीपीएससी को पूछ चुका है। आप लोग एनालिसिस करिएगा, इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी पूछ चुका है। डियोडिनम हो जाएगा, फिर हो जाएगा जेजुनम और उसके बाद हो जाएगा इलियम। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम हो जाएगा, है ना। जेजुनम है, तो जो डियोडिनम इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जेजुनम का 2.5 मीटर होता है और इलियम का होता है 3.5 मीटर होता है। समझ में आ गया? ये छोटी आंत में पाए जाने वाली संरचना है। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, है ना। और डियोडिनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का 2.5 मीटर और इलियम का 3.5 मीटर होता है। समझ में आ गया? और यही छोटी आंत है जहां हमारे भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण होता है। पाचन तो समझ में आ गया आप लोग को कि भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पाचन कहलाता है। अवशोषण किसे कहते हैं? तो पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अवशोषण और पाचन अंतिम रूप से कहाँ होता है? तो आपके छोटी आंत में होता है। ध्यान रखना है, क्लियर है। और इसी छोटी आंत में 3 संरचना पाया जाता है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें से डियोडिनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का 2.5 सेंटीमीटर और इलियम का होता है 3.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हमारा सीजीपीएससी पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका लीवर दिया गया है, पेंक्रियास दिया गया है, स्टमक दिया गया है और थायराइड दिया गया है। ठीक है, यकृत, अग्नाशय, अमाशय और थायराइड, तो कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा लीवर, यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही बस अगर ऐसा क्वेश्चन कर देता कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, अगर ऐसा पूछ देता कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तब इसका आंसर क्या होता? थायराइड आता। क्या था? थायराइड। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? तो थायराइड हो जाएगा। अगर पूछेगा हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। और ध्यान रखना, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है देख लेना कि यहाँ पास केवल ग्रंथि पूछा है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, यकृत हो जाएगा, है ना। और अगर पूछेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, जो हमारे गले में पाया जाता है ना, जहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से आपका एडीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है ना, प्रोलैक्टिन का स्राव होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है? हार्मोन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत अर्थात लीवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नीचे में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? है ना, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो, विटामिन, कैरोटीन, है ना, दिया गया है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन में दिया गया है कैरोटीन, अर्थात ये बोल रहा है कि कैरोटीन एक विटामिन है। फिर एंजाइम में दिया गया टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। फिर प्रोटीन में दिया गया केराटिन, है ना, और सभी जोड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 दिया गया। तो ध्यान रखना है, विटामिन, जो कैरोटीन है एक प्रकार का विटामिन है, सही बात है ना। कैरोटीन एक प्रकार का क्या विटामिन है ना। आप लोग नाम सुनेंगे बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का विटामिन है, तो ये तो सही है। दूसरा देखो, एंजाइम,
एंजाइम टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को एंजाइम बताया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये एंजाइम नहीं है। ध्यान रखना टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? ये हार्मोन है, ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। तो ये जोड़ी क्या है? सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो टेस्टिस से स्रावित होता है। मनुष्य की जो टेस्टिस है, जिसको वृषण बोलते हैं, ठीक है, वृषण, तो उसी वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है, अर्थात उसका दाढ़ी मूंछ आते हैं, उसका जो चेस्ट है वो चौड़ा होता है, उसकी आवाज में मोटापन आता है, इसी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण आता है ना। और यही टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस अर्थात वृषण कोश में क्या होता है? आपके स्पर्म का भी निर्माण होता है, ठीक है। किसका? स्पर्म का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु का। स्पर्म एक कोशिका है, ठीक है, जिससे जब वो किससे मिलता है? अंडाणु से मिलता है, तो किसका? जायगोट का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से स्रावित होता है। कहां से? टेस्टिस से स्रावित होता है। और देखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कहां से स्रावित होता है जी? तो प्रोजेस्टेरोन कहां से स्रावित होता है आपको ध्यान रखना है। कहां से? आपके ओरी से, ओरी से, है ना। अर्थात ये फीमेल के ओरी से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। वो जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन है वो महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, ना कि एंजाइम है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। मतलब ये बी वाला पेयर है ना, अर्थात टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है वो एंजाइम ना होकर के क्या है? हार्मोन है। प्रोटीन, केराटिन अभी बताया था मैं, हमारे त्वचा में, बालों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। और ये सभी जो है सुमेलित हैं, तो इसको तो हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बी क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है, जबकि यहाँ पास दिया गया है एंजाइम। और मैंने बताया था हार्मोन किसी अंग को सक्रिय करता है और एंजाइम किसी अभिक्रिया को सक्रिय करता है। चलो अब हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या? देखो, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हमारा लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या? देखो, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए ए, डी, ई और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण और विटामिन के का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन डी है हमारे शरीर में हड्डियों के और दांतों के विकास के लिए, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। समझ में आ गया? और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होता है, तब भी जैसे मैंने बताया था, विटामिन डी की कमी होने पर बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। और वयस्कों में, ठीक है, वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया अर्थात जो बच्चों और वयस्कों का जो शरीर है वो अच्छे से क्या ग्रोथ नहीं कर पाता, ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, मैलेशिया, ध्यान रखना, ऑस्टियोमैलेशिया। क्लियर है? तो बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी होता है तो रिकेट्स नामक रोग होता है। और अगर वयस्कों में अगर विटामिन डी की कमी होता है तो ऑस्टियो, ठीक है, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है, जिसमें उसके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। आप सभी को पता है, देखो कई लोग को ऐसा लगता है कि विटामिन डी हमको सीधे सूर्य के प्रकाश से मिलता है। देखो सोर्स तो है, सही बात है, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए विटामिन डी के लिए, लेकिन विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करता पड़ता है, तब हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली या स्वयं ही विटामिन डी का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि सीधे सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन मिल रहा है, वो एक माध्यम है। विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। तो होपफुली मैंने जितने भी आप लोग को फैक्ट्स बताए हैं, पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबको आपको ध्यान रखना है और सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अच्छे से रिवाइज करिए, रिवीजन करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली ऐसे नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।